नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, माघ मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक जो मेला प्रशासन है वो उनको नोटिस भेज रहा है और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस नोटिस का जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माघ मेला प्रशासन उनके जो नोटिस भेज रहा है उनको तो साफ तौर पर बताना चाह रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बार जो नोटिस भेजा है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चक्कर में जो माघ मेला प्रशासन है उसमें अव्यवस्था का माहौल पैदा हो सकता था। आपके वजह से माहौल खराब हो सकता था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माघ मेला प्रशासन ने उनको नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर इसका जवाब देने की बात भी कही थी, जिसका खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया है। और उन्होंने कहीं ना कहीं कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं प्रशासन पर और धर्म के खिलाफ बताया है, उनकी हत्या की साजिश की बात कही है। साफ तौर पर जिस तरीके से बग्घी पर आने की बात कही है, वहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वो बग्घी से नहीं बल्कि पालकी से जा रहे थे। जो दोनों ये माघ मेला प्रशासन है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जो बीच का ये विवाद है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और नोटिस का जवाब लगातार एक के बाद एक जा रहा है। एक समय जो नोटिस मिली थी उसमें उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था प्रशासन ने, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी और अब ये जो नोटिस आई है इस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो कहीं ना कहीं माघ मेला प्रशासन अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगातार उनके दबाव बनाने के लिए कर रहा है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सब के बीच में अलग अलग मत निकल के सामने आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, तो वही कुछ लोग हैं वो उनके विरोध में। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो शंकराचार्य की बात की जाए दोनों की, तो वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात की जाए या अन्य अखाड़ा परिषद की बात की जाए तो साफ तौर पर उनका कहना है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद अन्याय कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां पर पहुंचे थे, खुद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी उनसे मुलाकात की। तो ऐसे में विपक्ष लामबंद है और एक सुर में एक साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कई और साधु संत सन्यासी हैं जो कहीं ना कहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। ज्ञानेंद्र, एक और नोटिस भेजी गई है, 48 घंटे के अंदर दूसरी नोटिस भेजी गई है, जवाब भी दे दिया है, क्या कुछ कहा है इस जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने? बिल्कुल देखिए। स्वामी अभिमित्रेशानंद सरस्वती जी की ओर से कोई भी जवाब तो नहीं आया है, लेकिन दूसरी नोटिस उनको पकड़ा दी। नोटिस में ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आप अपने कुटिया में नहीं जाते हैं तो आपको माघ मेले से जाएगा। साफ तौर पे उस नोटिस में दर्शाया गया है, साफ तौर पे ये कहा गया है कि आप अपनी कुटिया में जाइए और आप जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल ठीक नहीं था। और आप अपने साथियों के साथ ये जो पूरा शाही स्नान होता है वो अर्ध कुंभ और महाकुंभ के दौरान होता है, न कि माघ मेले में होता है। प्रशासन ने साफ तौर पर ये कहा कि ये पूरा का पूरा जितने अभी प्रेजेंट टाइम में गुरु महाराज आए वहां यहाँ पे माघ मेले में टिके हुए हैं वो भी विदाउट पालकी से गए हुए हैं, सब पैदल चल के गए हैं स्नान करने। साफ तौर पे प्रयागराज के कमिश्नर ने साफ तौर पे स्पष्ट किया। और लेकिन एक चीज ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के लोग इस पूरी घटनाक्रम में अपना हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक है प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष भी है और खास तौर पे देखा जाए कि वो नीरज त्रिपाठी है। अगर नीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हो तो हम अगर वो जुड़ जाए तो उनसे साफ तौर पे सवाल जरूर करेंगे। कल इन्होंने एक रोड शो भी किया और खासतौर पे सरकार का विरोध भी किया था और
जुड़े हुए हैं। नीरज जी, कल आपने एक रोड शो किया था और प्रशासन का विरोध दर्ज किया था। कांग्रेस के हैं के काफी करीबी कहे जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस यूथ के, और इस समय प्रेजेंट के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से शंकराचार्य बाहर बैठे हुए हैं, उनके शिष्यों को चुटिया शीश पकड़ के पुलिस ने मारपीट की साफ तौर पे, और कई शंकराचार्य उनके साथ खड़े हो चुके हैं। मैं लगातार प्रयागराज से इस पल की अपडेट दे, शंकराचार्य अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। कहना है कि प्रशासनिक अमला आए और उनसे माफी मांगे, फिर उनको लेकिन न सरकार की ओर से और न ही कोई प्रशासनिक अमला अभी तक उनसे मिलने गया है। लेकिन नोटिस पे नोटिस दी जा रही है। आज उनको दूसरी नोटिस पकड़ा दी गई है और उस नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आप धरना नहीं खत्म करते हैं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। नीरज, महादेव के अंश हैं शंकराचार्य और सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं। हमारे 4 शंकराचार्य भगवान हैं और जिस तरीके से पूज्यपाद शंकराचार्य जी के साथ इन्होंने वर्ताव किया है, सबको दंड महादेव देंगे। अभी भी समय है। पुलिस प्रशासन जो भी वहां पे था वो जाके शंकराचार्य भगवान से माफी मांगे और उनको संगम में स्नान कराए प्रोटोकॉल के साथ। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से उनके बटुक को शिखा पकड़ के खींचते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। सरकार आज हिंदुत्व के दम पर सरकार में आई है, सनातन धर्म को के दम पर सरकार बनाई है और योगी जी खुद स्वयं संत हैं। उनको तो कम से कम शंकराचार्य भगवान के विषय में सोचना चाहिए और अपने विषय में सोचना चाहिए कि किस तरीके से। नीरज जी, एक चीज ये बताइएगा कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, जो चीज गलत हुई है उसका विरोध होना चाहिए और प्रशासन को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए अगर किसी के साथ इस तरीके गलत काम किया गया है। लेकिन एक सवाल है कि देखिए, माघ मेला में जो व्यवस्था है वो प्रशासन के हाथ में होती है, उसके लिए पूरा प्रशासन, उसके लिए वो अमला उसमें जुटा हुआ होता है। सवाल ये है कि ठीक है, स्वामी जी के साथ अन्याय की बातें निकल करके सामने आ रही है, गलत बातें निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है वो बोल रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ बल्कि वो खुद अन्याय कर रहे हैं। तो ये भी तो एक तरीके से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का भी कहना है। तो किसको माना जाए, कौन सही और कौन गलत है? प्रशासन ने इस कदम उठाया था कि आपके इस तरीके से जाने से वहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपके लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का काम किया है, आप आराम से जाइए। तो क्या उनको सहयोग नहीं करना चाहिए था? सीधा सवाल है। देखिए, शंकराचार्य भगवान किसी सरकार का पक्ष नहीं लेते हैं। शंकराचार्य भगवान जो सही होगा वो बोलेंगे, चाहे सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष के पक्ष में हो या सनातन धर्म के पक्ष में हो। और जिस तरीके से सतुआ बाबा को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, माघ मेले में जितने साधु संत आए उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए, उनको भी प्रोटोकॉल में नहीं आना चाहिए ना आने। बिल्कुल, ये बिल्कुल मान्य है आपकी बातें, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रोटोकॉल का पालन सबके लिए एक बराबर, एक सम्मान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। बहुत सही बातें हैं, क्योंकि किसी साधु संत सन्यासी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन साधु का जो काम है, साधु जिस तरीके से सनातन धर्म की बात हो या सभी की बात हो, रक्षक होते हैं पूरे धर्म के, कहीं ना कहीं उनको नहीं लगता कि उनकी वजह से अगर किसी अव्यवस्था की बात प्रशासन कर रहा है तो थोड़े दिन के लिए जो भी तो अपना काम था उनको टाल देना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता ऐसा करना चाहिए था उनको कि नहीं करना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि वो 40 वर्षों से 40 और शंकराचार्य भगवान कोई आज पहली बार तो नहीं गए थे वहां पे, उनका कैंप लगा है लगातार 40 वर्षों से। इनके पहले भी जो हमारे शंकराचार्य भगवान थे, कोई 4 व्हीलर गाड़ी से तो नहीं गए वहां पर, एक ठेला मान लीजिए है, एक उनका प्रोटोकॉल है भगवान का। पहले क्या होता था, पैर छूने को लगते थे, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कतें आ जाती।
भीड़ हो सकती नीरज थी? नीरज जी, अगर पालकी से वो जा रहे हैं और उनको अगर प्रोटोकॉल इतना नीरज जी, बड़ा आपकी बखेड़ा सारी जो खड़ा किया गया है माघ मेला प्रशासन द्वारा, माघ मेला प्रशासन द्वारा जो इतना नीरज बड़ा जी, बखेड़ा खड़ा मैं अभी किया भी गया है, ये बखेड़ा नहीं खड़ा होता। ठीक है, नहीं, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। बिल्कुल अखंड, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की लापरवाही थी, और वो लापरवाही है क्योंकि किसी कभी तक की गजनी मूवी नहीं दिखाया गया कि चीज पकड़ा गया हो। अब ये रील्स काफी, लेकिन एक चीज ये है कि मैं कुंभ में भी 2 महीने लगातार था, उसमें शाही स्नान के लिए कोई भी रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी किसी को जाने के लिए। प्रोटोकॉल बनता था, जितने भी अखाड़ा होते थे, जितने भी शंकराचार्य होते थे, उनके लिए बकायदा प्रोटोकॉल होता था, बकायदा एक नियम बनाए जाते थे, बकायदा एक समय निकाला जाता था, और तब उनको स्नान के लिए लेके जाया जाता था। आज कुंभ में भी मैं रहा हूँ, अब पूरा का पूरा शिवरात्रि तक मैंने 2 महीने मैंने वहां काटा है, और माघ मेला भी मैं काट रहा हूँ, और पूरा का पूरा शिवरात्रि में काटूंगा। लेकिन मैंने अभी तक मौनी अमावस्या के सारे स्नान देख लिए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिखाई दिया। चाहे वो किन्नर अखाड़े की बात करें, चाहे वो सतुआ बाबा के आने की बात करें, चाहे वो किसी भी गुरुओं की बात करें, लेकिन एक मुख्यमंत्री को आने के लिए तो प्रोटोकॉल चाहिए, क्योंकि वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। लेकिन क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को पालकी से जाना उचित था? एक जगह प्रशासनिक अमले से गलती हुई है, वो मैं मानूंगा कि उन्होंने कहा है कि वो अपने व्हीकल से जा रहे थे, क्योंकि पालकी कहीं भी व्हीकल में नहीं गिनती होती है, ना आरटीओ में होती है। वो कोर्ट में वो जवाब देंगे, प्रशासनिक अमले का ये नियम है। लेकिन क्या पालकी से जाना उचित था? उनको ये पता था कि कोई भी पालकी से नहीं जा रहा है, और जितने कई शंकराचार्यों ने स्नान किया, कई शंकराचार्यों से मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन क्या पालकी से जाना उचित था? और उसके बाद जो घटना घटित हुई है वो ठीक नहीं थी, वो सही बात है। जो सरकार हिंदू का नाम लेकर के आई थी, हिंदुओं और ऐसे महाराजों के साथ घटना हुई है, और उनके शिष्यों के साथ घटना हुई है, तो निंदनीय है। लेकिन क्या पालकी के साथ जाना उचित था? केवल आप इसका जवाब दीजिएगा। भाई आप नोटिस पहुंचा रहे हैं 12:15 बजे रात में, आप इसके पहले भी माघ मेला शुरू हुआ, उसके पहले एक पत्र जारी करते थे माघ मेला प्रशासन की तरफ से कि कोई भी, चाहे शंकराचार्य हो या कोई भी बाबा हो, कोई साधु संत हो, कोई भी न पालकी से जाएगा, न गाड़ी से जाएगा, न ही वहां पर कोई किसी साधन से जाएगा, तो अपने आप मान लेते। लेकिन जब जा रहे हैं तो आप उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचाए हैं, वो बिल्कुल कतई हिंदुत्व में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हिंदू भाई आज बहुत ही पीड़ित हैं। उनके भगवान शंकराचार्य को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है और किया जा रहा है माघ मेला प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये बिल्कुल निंदनीय है। आप पहले लेटर जारी कर देते प्रशासन की तरफ से कि भाई कोई भी नहीं जाएगा, चाहे या तो जैसे पिछली बार माघ मेला था उसमें भी तो पालकी से ही जाते थे। पिछली बार तो महाकुंभ था, महाकुंभ में तो गए थे, पालकी से ही गए थे। इस बार क्या हो गया? कौन सी ऐसी आफत आ गई और कौन सी इतनी ज्यादा भीड़ थी? महाकुंभ में नीरज जी एज ए प्रोटोकॉल होता था, और हर शंकराचार्य हर अखाड़ों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाता था, बकायदा उसका प्रोटोकॉल जारी किया जाता था महाकुंभ में, अर्ध कुंभ में, और उसके लिए बकायदा उनको पीएससी की बल दिए जाते थे, सीआरपीएफ फोर्सेस दिए जाते थे, सीओ रैंक के अधिकारी दिए जाते थे, कई सब इंस्पेक्टर दिए जाते थे। वो अपने अखाड़ों से या अपने जो कैंप बनाया है तब वहां से निकलते थे। मैं खुद मैं कह रहूंगा, मैं कुंभ में के दौरान था। लेकिन नीरज जी, क्या इसमें राजनीति कांग्रेस को आ जाना, अखिलेश यादव से बात करना, अखिलेश यादव का बात करना, शिवपाल यादव का साथ आना, माता प्रसाद पांडे कुछ दिन बाद जो नेता प्रतिपक्ष है शंकराचार्य से मिलने के लिए जाने की बात कहना, क्या ये सही है? राजनीति करना सही है? अजय राय जी ने साफ तौर पे समर्थन दिया। अभी तक तो कोई यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक थोड़ी सी बात कही है कि शंकराचार्य के ऊपर हमला मतलब हिंदुओं के ऊपर हमला। तो अब आप लोग हिंदुओं का मेरा कहना ये है
कि हमें जरूरत ही नहीं होती हमें जाने की माघ मेले में, वहां पर शंकराचार्य जी से मिलने की, उनके समर्थन करने की। हम तो माघ मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करके अपने घर को आ जाते हैं, चाहे वो अजय राय जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो या कोई भी हो। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? मेरा माघ मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या साधु संतों नहीं, क्या साधु संतों का, क्या साधु संतों, क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल साधु नीरज संतों जी, का बिल्कुल सही बात है। अपमान कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल क्या नहीं करेगा साधु संतों का ये अपमान कोई बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा नीरज जी। लेकिन एक सवाल है, बिल्कुल बड़ी बात है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी बात है। और अगर माघ मेला प्रशासन इस बात की बार बार बात कह रहा था, और आपने वीडियो भी देखा होगा कि रिक्वेस्ट करते वहां के अधिकारी, ऐसा नहीं वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो वायरल है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये भी एक सवाल है शंकराचार्य जी के लिए भी, हर साधु संत सन्यासी के लिए भी। अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो दूसरे साधु संत सन्यासी स्वामी जी को भी गलत ठहरा रहे हैं, उनके पक्ष वाले सरकार को गलत ठहरा रहे हैं, राजनीति करने वाले मुख्य जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार के खिलाफ बोल रही है, उसमें आप भी है। लेकिन सवाल यही है नीरज जी कि क्या इस पूरे मामले पर राजनीति से हट करके लोगों की सुरक्षा की बात भी करनी चाहिए? तो जो भी वजह हो, प्रशासन अगर गलत है तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी एक बात है कि शंकराचार्य जी को भी किसी मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना जो रवैया है उसको नॉर्मल कर देना चाहिए था। प्रशासन उनसे कोई विनती कर रहा था तो उसको भी मानने का प्रयास करना चाहिए था। फिलहाल इस पूरे मामले पर गहरे नजर बनाए रखिएगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है, शंकराचार्य जी के बीच में और प्रशासन के बीच में जो विवाद बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। और जिस तरीके की नोटिस है, उनको पूरे महाकुंभ कहते हैं माघ मेले में प्रवेश पर बैन लगाने की बात कही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। संक्षेप में अपनी बात खत्म कीजिएगा। भाई पिछली बार कितने भगदड़ हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, डिबेट तक नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा प्रशासन सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को हठ धर्मिता नहीं निभाना था, थोड़ा सा वो बात कर लेते, प्रयास कर लेते, या जो उस समय रोके। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप प्रशासन हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार हैं, आप जो नियम बनाएंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। संविधान ये कहता है, हम लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन आपको ये जो नियम बनाया है, आप तत्काल इसी नियम को आप पहले बना देते और उनके पास एक पत्र चला जाता कि कोई भी हवन के दिन या प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा। ठीक है, समय का अभाव है। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 यूके से बात करने के लिए। देखिए अखंड में संक्षेप में बात करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। अखंड देखिए अभी तक तकरीबन जो आंकड़े आए हैं 5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिए हैं। लेकिन एक तरफ यही शंकराचार्य को लेकर के लगातार जो है माघ मेला का माहौल काफी गर्म होता चला जा रहा है। अब द्वारका के शंकराचार्य लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ में आके खड़े हुए हैं, और वो एक तरीके से साफ तौर पर कहे हैं कि प्रशासनिक अमले की ओर से बहुत ही जो है घटनाक्रम हुई है, बहुत ही निंदनीय है, और प्रशासनिक अमले को बात करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और साफ तौर पे अब जब तक माफी नहीं मांगेंगे शंकराचार्य 1 तारीख तक पूरे अनशन पे बैठे रहेंगे। अगले साल भी माघ मेले में आएंगे, फुटपाथ पे ही बैठे रहेंगे। फिलहाल अभी दूसरी नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये कहा जा रहा है कि शाम 3 से 4 बजे के आसपास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दूसरी नोटिस का भी जवाब देंगे। और वही प्रशासनिक अमले की ओर से बात करें तो प्रशासनिक अमले ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर ये अपना अनशन नहीं खत्म करते हैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को माघ मेले से बैन कर दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा बयान प्रशासनिक अमले की ओर से आया है। देखने वाली बात होगी कि इसमें शंकराचार्य महाराज की जीत होती है या सरकार या प्रशासन की जीत होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की रात काफी भारी होने वाली है, खासतौर पे माघ मेला को लेकर के। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से पूरी की पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये कहीं ना कहीं माघ मेला में एक बार फिर से विवाद लगातार बनता जा रहा है प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में। बिल्कुल सही बात है, क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पूरी तैयारी करी है और उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया है। जल्द से जल्द इसका डिस्क्लोज वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी की नजर बनाए रखिएगा। इंद्रवीर सर लाइव ले लीजिए। इंद्रवीर
इंद्रवीर आवाज आ रही है आपको? इंद्रवीर, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसमें है, अभी इंद्रवीर से कनेक्ट करेंगे हम। इंद्रवीर, थोड़ी देर बाद हम कनेक्ट होंगे। ओके ओके इंद्रवीर, ठीक है, आप करेंगे। आदर्श हमारे साथ बने हुए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर? अखंड आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद के आज महात्मा गांधी पार्क में खड़े हैं और यहाँ पर किसान दल के एक जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को से लेकर यहाँ पर कृषक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ इसमें मौके पर खड़े हैं और उसी को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग की गई है और यहाँ पर जो रथ की यात्रा है आज रथ निकाला जाएगा। हम यहाँ से हमारे साथ राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष उनसे बात करेंगे, ये रैली किस लिए है और क्यों की जाए, क्या वजह है। सर, क्या नाम है आपका? राज प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष वित्त प्रकोष्ठ भारतीय कृषक दल। आज जो भारतीय कृषक दल ने समग्र क्रांति जनजागरण रथ यात्रा का आयोजन किया है, उसमें किसानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के जनजागरण यात्रा निकाली। जनता के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आप इस तरह का सुधार के। हमारी सबसे पहली मांग एमटीपी की है, न्यूनतम क्रय मूल्य। आप अधिकतम क्रय मूल्य देते हैं, बल्कि न्यूनतम क्रय मूल्य दें और लागत के सापेक्ष फसलों का मूल्यांकन दिया करके उसकी कीमत निर्धारित की जाए और उससे कम पर अगर कोई व्यक्ति क्रय करता है तो उसे संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। सर, हम एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जब खाद की चाहे किल्लत हो, चाहे यहाँ पर जो धान के क्रय किया जा रहा है, यहाँ पर बिक्री की जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसान को ही मारे जो अपना अन्नदाता है। और यहाँ पर देखे तो बीबीआईटी जाते उनका तो धान विक्रय हो जाता है, लेकिन किसान बेचारे रह जाते हैं जिसके सारे हम लोग चलते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसी व्यवस्था सरकार नहीं दे रही है। सरकार का मुख्य ध्येय है कि किसानों को किस तरह से लूटा जाए, इस तरह की व्यवस्था सरकार लेके चलती है और वहां पर एक कृत्रिम तरीके से ऐसा अभाव बना देती है जिससे कि काश्तकार अपना धान जो है खरीद बिक्री न कर सके और बाजार में जाकर के फुटकर औने पौने दामों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाए और यही धान फिर मंडियों के द्वारा इन क्रय केंद्रों पर खरीदा जाता है और इस तरह से सरकार व्यापारियों के माध्यम से स्वयं लूट का काम करती है। सर, आज जो रैली निकाली गई उसका क्या उद्देश्य, कहाँ तक जाएगी रैली? ये रैली हरदोई से चल करके शाहजहानपुर होते हुए फरुखाबाद जाएगी। 23 तारीख को फरुखाबाद जमा करके गंगा आरती के साथ इसका समापन होगा। हमारे साथ न्यूज एंकर अखंड प्रताप सिंह जी आपसे कुछ सवाल करेंगे। सर, आप सवाल कर सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ कराएं जी। देखिए, जिस तरीके के आपने आरोप लगाए हैं, सही न कहीं आपने सरकार पर ही सीधा का सीधा सवाल उठाया और सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं किसानों को रौंदने का काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा माना जाए कि जितने भी किसान हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, उनके साथ इस तरीके की घटना घटित हो रही है कि सरकार उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य है वो भी नहीं दे पा रही और सरकारों की इस काम की वजह से लूट व्यवस्था है और किसान जो है पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है। तो आखिरकार कमी किसकी है? सरकार की कमी है कि अधिकारियों की कमी है, क्रय केंद्र की कमी? कमी कहां पर है? कौन सी कमी है जिसको सरकार को सुधारना चाहिए? सरकार को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए था जिससे कि ये जो कमियां आज दिखाई पड़ रही हैं वो दूर किया। सरकार ने उस इकोसिस्टम को बनाने का काम नहीं किया, इस कारण से लूट का माध्यम बनने के बनी है। नहीं तो आप कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं, क्या ऐसा कौन सा इकोसिस्टम तैयार करें? क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमने बहुत बढ़िया इकोसिस्टम तैयार कर रखा है, किसान को तो लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। बहुत सारे दावे किए जाते हैं अधिकारियों के माध्यम से, सरकार कहती भी है कि उचित मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी कमी है? आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए, हो सकता है ये सुझाव सरकार तक भी जाए कि कौन सा ऐसा सुझाव अपनाना चाहिए, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए कि जो किसान है उनको उनका उचित मूल्य मिल सके और उनके साथ जो लूट की घटना आप बता रहे हैं वो ना हो सके। सरकार अगर निष्पक्ष रूप से धान खरीद की जांच करा ली जाए तो सारा तंत्र दोषी मिलेगा। अभी हरदोई जनपद की जो जांच हुई उसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए गए और उसकी जांच भी चल रही है। मंडियों में धान औने पौने दामों पर 1200, 1300, 1400 रुपए में बिक्री हुआ और वही धान पलट के क्रय केंद्रों पर गया और वहां पर जाकर के बीच का जो मार्जिन है वो सरकार आप प्रशासन पे या क्रय केंद्रों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धान का उचित मूल्य नहीं लिया या उन्होंने खरीदा नहीं, क्योंकि सरकार तो दावे करती है कि हम तो पूरा धान खरीद लेते हैं।
हमारा तो यह कहना है इस संबंध में कि सरकार मैक्सिमम में देकर के न्यूनतम जो है क्रय मूल्य दे। उसके लिए गवर्नमेंट की कृषि फार्म है, उसमें जितनी लागत आती है उसके सापेक्ष न्यूनतम क्रय मूल्य घोषित कर दे। और उसके बाद में जो है सरकार उसको अगर कोई उससे कम पर खरीदता है तो उसे संज्ञेय अपराध घोषित करे। इतनी अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, पूरी भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहेगी। बिल्कुल आदर्श जी, काम करिएगा, जरा अभी बात करिएगा अधिकारियों से और पूछिएगा कि इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्रय केंद्रों पर उचित मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है व्यापारियों के माध्यम से दूसरी तरीकों से। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? अगर कुछ लोग दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जो भी आरोप है इनके, इन आरोपों को लेकर के सवाल जरूर कीजिएगा। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार क्या चीजें निकल करके सामने आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगर हमारे कुछ और भी हमारे साथ कुछ और भी है, कुछ बात करेंगे। हाँ सर, क्या कहेंगे आप बताइए। हम हेलो जी बोलिए। हाँ बताइए। अपनी रथ यात्रा निकाल लें। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अनैतिक कार्य किए, उसके खिलाफ हम लोग अपना रथ यात्रा निकाल लें, अपनी मांगे करेंगे। तो यहाँ पर जो रथ यात्रा जो है यहाँ कृषक दल को लेकर यहाँ पर निकाली जा रही है। ये यात्रा हरदोई जनपद से होते हुए शाहजहांपुर फर्रुखाबाद होते ही जाएगी। जी अगर बिल्कुल आदर्श, जो भी है इनकी समस्याएं, जो परेशानी और जो भी आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर के जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी, उनसे जरूर बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो लोगों के जो आरोप है, क्योंकि किसान हमारा केवल किसान नहीं है, वो अन्नदाता भी है, हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों का पेट भरने का काम करता है। और अगर उसकी कुछ समस्या, उसकी परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सरफराज हमारे साथ बने हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जोड़ने के उद्देश्य से, सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक जाफर नाम का जो शख्स था वो घायल हुआ है, जिसने पुलिस पे फायरिंग की बचने के लिए। गोवंश भी जो था वो भी बरामद कर लिया गया है, गरसा वगैरह भी बरामद कर लिया गया है और जाफर का सीएचसी जरवल में इलाज चल रहा है। अब ये देखा जाए कि गोवंश के जो माफिया हैं और पुलिस काफी इस समय पुलिस बहराइच की एक्टिव हो चुकी है ये सबको लेके। तो अब ये आपका जो घटना हुई है जरवल इलाके के मड़ियाही गांव के मामला है। जी आकर जी। तो आखिरकार जिस तरीके से गौ तस्करों के खिलाफ और लगातार कार्रवाई चल रही है, अन्य माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई जरूर है यहाँ पर सरफराज, लेकिन आखिरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग पाता, रोक क्यों नहीं लग पाती? लगातार इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती, क्या लोगों के मन में भय नहीं है, या फिर इन लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी छूट जाएंगे, या फिर इस तरीके के अपराध का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है या ऐसी कोई सजा नहीं है जिसकी वजह से लोग इस तरीके के कामों में लिप्त होते हैं और इस तरीके के कामों को अंजाम देते हैं? उनको किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं रहता। तो ऐसे माफियाओं के लिए एनकाउंटर ही क्या एकमात्र, या उनको धरपकड़ के लिए उनको पकड़ने का जो ये प्रयास करती है, एनकाउंटर करती है पुलिस, जब उनके मन में भय ही नहीं है तो ऐसे काम करने वालों के लिए कोई अन्य योजना या कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है किसी भी जगह पर? केवल बहराइच की नहीं है, हमने बस्ती में भी देखा, हमने अयोध्या में भी देखा, तमाम जगहों पर देखा। कई बार तो गौ तस्करी के आरोप में लोगों ने मॉब लिंचिंग तक की है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी अभी इस पर कोई रोकथाम नहीं है, लगातार एनकाउंटर्स होते हैं। ऐसे कई गौ तस्करों को पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा है, लेकिन सवाल यही है कि जस की तस ये समस्या बनी हुई है। अखंड जी, आपको ये भी बता दें कि पुलिस देखिए कुछ जान नहीं पाती है, तो मुखबिर की जो सूचनाएं मिलती है उसी वजह से पुलिस जान पाती है। और ये चोरी चुपके से काम होता है, रात के 2 बजे से काम स्टार्ट होता है अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से। तो अगर पुलिस कायदे से अगर एक्टिव हो जाए तो हो सकता है गवर्नेंस जो होता है ये ना हो। जी नहीं, बिल्कुल सरफराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को जानकारी, उनके जो मुखबिर होते हैं, सूत्र होते हैं, उनके पास बहुत बड़े जगहों पर है, लेकिन कार्रवाई ऐसी जगहों पर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो नजीर बन सके। लेकिन वही वाली हालत है कि बहुत सारे इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, जो संगठन हैं, या इस तरीके के जो काम करते हैं गौ तस्कर के, ये जो भी काम करते हैं इस तरीके के,
उन लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क और नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पुलिस पर क्या कार्रवाई करती है बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संभल से हमारे साथ अनिल बने हुए। संभल, अनिल कौन सी बड़ी खबर है संभल से आज? जयखंड, अगर संभल की बात करें तो संभल से दो खबरें हैं बहुत बड़ी। पहली खबर तो यह है कि 24 नवंबर की हिंसा में जिस आरोपी का नाम आया था शारिक साटा, और जिसके कहीं ना कहीं संबंध बताए थे कि उसके संबंध कहीं ना कहीं दाऊद वगैरह से हैं, उनके चेलों से हैं, उसके संबंध निकलने का आए थे, वो लंबे समय से वांछित चल रहा था। और उसकी संपत्ति पहले तो मुनादी की गई थी, नोटिस भिजवाए गए थे और प्रशासन ने हर तरह कहा था कि पेश हो जाओ, लेकिन वो अब तक फरार चल रहा था, वांछित चल रहा था शारिक साटा। उसकी संपत्ति कुर्क की गई है, ढोल ताशे बजाकर। मौके पर 4 थानों की पुलिस मौजूद रही और उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अखंड अनिल, सबसे बड़ी बात है कि ये कार्रवाई हुई है कुर्की की, और एक लेकिन जो दूसरी खबर, एक खबर अनिल इसलिए भी जरा जानना चाहेंगे, बड़ी खबर है क्योंकि सीजीएम की ट्रांसफर को लेकर के वकील जो है आक्रोशित है और उनका 13 साल में कई बार तबादला हो चुका है, उनके फैसले हैं और उन्होंने जिस तरीके से ये फैसला सुनाया था कि उस समय के जो सीओ थे और आज के जो एएसपी हैं और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं वकीलों में आक्रोश है। वकील उनके समर्थन में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आखिरकार सीजीएम साहब जो हैं वो इतने सालों में इतनी बार उनका तबादला हो चुका है, उसकी वजह से या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि संभल में अन्याय हो रहा है। सरकार को लग रहा है कि वो सरकार ने इसलिए उनको बदलवा दिया क्योंकि शायद वो न्याय करना चाहते थे। जयखंड, इस पर जो अभिवक्ताओं से बातचीत हुई थी मीडिया की, तब उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा था कि जो सीजीएम है इस समय, जो विभांशु हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है, उनके निरीक्षण में या उनके अंतर्गत जो है जो संभल के केसेस थे वो बहुत अच्छे और फास्ट ट्रैक पर चल रहे थे। कि कुछ केसेस तो ऐसे थे जिनमें 8-8 दिन में उन्होंने डिसीजन लिया है और न्याय दिया है केसेस में। और वहीं उन्होंने बताया था कि जो सीजीएम थे उन्होंने क्या कहते हैं, प्रशासन की मिलीभगत से उनका ट्रांसफर हुआ है कि वो गरीबों के मददगार हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने जो है मीडिया पर भी सवाल उठाए थे, अमर उजाला अखबार का भी नाम लिया था और एक दो चीज का नाम लिया था कि वो कहीं ना कहीं जो है नेरेटिव न्यूज फैला रही है, जो हकीकत जमीन स्तर की बात है उसको नहीं बता रहे। मीडिया जो है नेरेटिव बात है। अधिवक्ताओं ने बहुत से सवाल जो है उठाए और इस चीज से अधिवक्ताओं में रोष है कि वो जो ट्रांसफर हुआ है वो उनका नहीं होना चाहिए था और प्रशासन, हम इसका हाई कोर्ट की तरफ रुख लेंगे और इनका जो प्रशासन ने जो मिली भगत है, जो उन्होंने आरोप लगाए इनके ट्रांसफर हुआ है, उसको जल्द से जल्द खारिज करेंगे। अखंड बिल्कुल ये देखने वाली बात है। अनिल आपसे जुड़ेंगे, तब तक मेरा इंद्रवीर है जो आपसे कनेक्ट होते हैं। हाँ इंद्रवीर बताइए। अखंड, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और ज्यादातर अगर बात करें तो राहुल गांधी का जो दौरा अभी रहा उसको लेकर के हमलावर है और एक ड्राइविंग लाइसेंस राहुल गांधी का वायरल, इसमें कई सारे मीडिया ने, कई सारे प्रिंट मीडिया ने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने सवाल उठाए हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आखिर 87 साल बाद आया कैसे, और अगर आया भी तो इस ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता क्या है, उसी पर लेकर आज सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से बात करेंगे। सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस आखिर आया तो कैसे आया और क्या 87 साल ड्राइविंग लाइसेंस अभी भी जिंदा होना पॉसिबल है? सर देखिए, ये राहुल गांधी जी की सच्ची लोकप्रियता पाने का एक प्रयास है, छलावा है कि रायबरेली के लोगों को देश की जनता को छोड़ने के उद्देश्य से एक छल ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके मीडिया में इसकी चर्चा कराई गई और ये दिखाया गया कि हमारा पुराना रायबरेली है। हम आप सब जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की संपत्ति होती है, अगर वो उसके घर में पाई जाती है तो ठीक है, अगर दूसरे के घर जाती है तो जाने का कोई वैध कारण होना चाहिए, बारिश होना चाहिए जिसके घर में पाई जाए। इसका मतलब मेरा आरोप है कि राहुल गांधी इसको कहीं से ला करके, कहीं से बनवा करके रायबरेली में दिखाए हैं, जो देश में खबर बन गई कि फिरोज गांधी की ड्राइविंग लाइसेंस पाया गया और उन्होंने इसको इवेंट बनाने की वजह से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को करके मंच नहीं बनाने लग गए कि बड़ा विषय बन जाए। लेकिन ये झूठ का पर्दाफाश विदेश ने किया, राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे और रायबरेली और देश की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे।
आपने एक बड़ा सवाल और कहा कि राहुल गांधी जब भी आते हैं मीडिया को दरकिनार किया जाता है और मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे दुख है और मैं घोर निंदा करता हूँ राहुल गांधी की कि जब भी राहुल गांधी परिवार का व्यक्ति कोई राजनीति आता है तो रायबरेली में गांधी परिवार के आवास के सामने मीडिया के लोग 12-12, 15-15, 20-20 घंटे तक खड़े रहते हैं। उन्हें रस्सी में बांध के खड़ा किया जाता है, न एक कुर्सी दी जाती है, न एक गिलास पानी दिया जाता है, न सम्मान दिया जाता है। ये मीडिया के लोग मीडिया के ही नहीं है, रायबरेली के सांसद के भाग्य विधाता भी हैं, इन्होंने वोट भी दिया होगा, मतदाता भी है और भारत के जागरूक नागरिक भी हैं। इनका अपमान ये घोर अपमान है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं राहुल गांधी के बारे में कहना चाहता हूँ या तो संस्कृति आए या तो योग्यता हो, क्योंकि मीडिया को फेस करने की योग्यता राहुल गांधी में नहीं। वो मीडिया से क्रॉस क्वेश्चन अगर मीडिया करेगी तो जवाब देने में अक्षम है। एक अयोग्य व्यक्ति है, एक शिक्षित राजनीतिक बेरोजगार व्यक्ति है, वो इस समय अस्थायी रूप से विक्षिप्त है। क्या बोल जाएंगे मीडिया में, इसलिए उनके ऊपर सेंसर लगा है कि मीडिया के सामने न जाओ, नहीं तो तुम ही कांग्रेस के लिए गड्ढा बन जाओगे, इसलिए मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे हैं। एक लास्ट सवाल चलते चलते मंत्री जी आपसे लाइव है चूंकि अब जानना चाहूंगा सर कि अदानी अंबानी को ही ज्यादातर राहुल गांधी अभी मनरेगा के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अदानी और अंबानी को जोड़ दिया, उस पर सही जवाब न दे करके। अब आप सब लोग गाँव से भी जुड़े हैं, शहर से भी जुड़े हैं, अब आप स्वयं इस चीज को समझ सकते हैं कि अडानी और अंबानी का मनरेगा से अथवा बीबी राम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन राहुल गांधी बार बार मैं कहता हूँ एक अक्षम व्यक्ति है। वो जब मोदी जी का नाम लेते हैं, अडानी अंबानी का नाम लेते हैं तो मीडिया में सुर्खियों में आ जाते हैं। उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि लोगों की सेवा करके वो सुर्खियों में आ जाए, वो अच्छे काम करके सुर्खियों में आ जाए, सदन में अच्छा काम करके सुर्खियों में आ जाए। तो इसी तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज बनाने पड़ते हैं जिसके कारण वो मीडिया में आए। तो सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से ही राहुल गांधी जी कभी मोदी जी का नाम, कभी अडानी जी का नाम, कभी अंबानी जी का नाम लेकर के अपने को हाईलाइट करते हैं। विषय में अच्छा ओवर टू यू। बिल्कुल जिस तरीके से इंद्रवीर साफ तौर पर सूबे के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सस्ती लोकप्रियता बतौर की बात ही अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि देखिए मंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और रायबरेली में उनके दौरे के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने का काम किया है। और लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से रायबरेली का दौरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि 2027 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं संजीदा, और इसी कारण से लगातार जो उसके मुखिया हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और रायबरेली सांसद है, वो लगातार उत्तर प्रदेश के रायबरेली का दौरा कर रहे हैं और तमाम जगहों पर जाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ अपूर्व बने हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज की? आज रामलला के बिल्कुल अखंड मैं बताना चाहूंगा कि आज रामलला के प्राप्त प्रतिष्ठा का जो 2 साल पूरा हुआ है उसको लेकर जो खुशियां हैं वो अपार खुशियां अयोध्या में देखने को मिल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके से देखिए हर चौक चौराहों पर इस तरीके से मंच बनाकर बकायदा भजन कीर्तन का जो संदेश है वो अयोध्या की तरफ से देशवासियों को दिया जा रहा है। जो भजन संध्या है वो लगातार निकल कर आ रही है। और दूसरी बात मैं विशेष तरीके से बताना चाहूंगा कि आज लगभग 30 प्रदेशों के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सभी अयोध्या पधार रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो इस तरीके से जो कार्यक्रम की रूपरेखा वो प्रशासनिक तरफ से तैयार की गई थी। बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं और जो है विधानसभा के और अध्यक्ष हैं वो सभी अयोध्या आज आ रहे हैं। लगभग मैं बता दूं कि लगभग आधे घंटे में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जो जगह जगह पर स्वागत का कार्यक्रम है उसकी भी रूपरेखा तैयार की गई है। इसी तरीके से हर जगह मंच बनाकर जो तैयारियां वो मुकम्मल करी गई हैं। हर जगह जो सदर विधायक है और बीकापुर विधायक यानी कि जितने भी विधायक हैं वो जगह जगह पर ऐसी इसी तरीके से मंच बनाकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज लगभग 250 से 300 जो सदस्य हैं हर प्रदेशों के वो अयोध्या पधारने वाले हैं और रामलला का दर्शन करने वाले हैं। जी कितने लोग होंगे जो आ जाएंगे और वो दर्शन करेंगे?
बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि अभी इसकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई है कि कितने जो है विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी जितने भी जो है वो अरे अध्यक्ष मंत्री हैं, जो कितने आ रहे हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो, लेकिन जो अनुमानन गिनती बताई जा रही है वो लगभग 250 से 300 लोगों का है, जिसमें से 4 से 5 बसों पर सवार होकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। और यहाँ नहीं जो है लखनऊ की सीमा क्रॉस करते ही जगह जगह पर स्वागत समारोह का जो आयोजन है वो हर विधायकों तरफ, मंडल अध्यक्ष की तरफ से किया गया है। हर जगह पंडाल बनाए गए हैं और सुसज्जित तरीके से उनके स्वागत की भव्य तैयारी अयोध्या के बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूर्ण नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल, आप कुछ अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए, फिर जितेंद्र के पास चलेंगे। जी अखंड, मैं वही बात बता रहा था, जैसे कि सीजीएम का ट्रांसफर होता है संबल से और उसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिलता है और अधिवक्ता ये अपनी बात को कहते हैं कि हम इस बात को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे। और उन्होंने सीधा सीधा प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिस वजह से इनका ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि अधिवक्ताओं ने कहा था कि जब ये इन पर चार्ज था, जो सीजीएम थे शिवांशु के, इनके कार्यकाल में जो केसेस थे वो काफी फास्ट ट्रैक पर चल रहे थे और काफी सारे केसेस। लेकिन इससे पहले तो वकीलों ने कभी हंगामा नहीं किया, उनका ट्रांसफर तो 13 साल में कई बार हो चुका है। तो अभी उसके बाद कभी सुनाई नहीं दिया कि वकीलों ने ट्रांसफर किया। लेकिन जब ये पूरा मामला संभल में ये जो एएसपी से जुड़ा हुआ मामला, सीओ से जुड़ा हुआ मामला था, संभल हिंसा से जुड़ा मामला था, इसमें विवाद हो गया। क्या इसको भी राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है? इस पर भी राजनीति की जा रही है? क्योंकि अगर एक कोई भी जज है, सीजीएम है, अगर उनका ट्रांसफर होता है तो पहली बात सरकार की क्या मिली भगत है, तो आरोप लगाना है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इससे पहले भी जब उनके ट्रांसफर हुए, इतने उनके ट्रांसफर हुए, तो क्या इसी तरीके से लोगों ने विरोध किया था उस जगह पर, या फिर ये केवल और केवल मामला संबल में? क्या आपको नहीं लगता कि न्यायिक सेवा में जो जजेस हैं उनका एक अलग मामला होता है? क्या किसी मामले से जोड़ करके देखा जाना चाहिए उसको? जी अखंड, अधिवक्ताओं ने जो बात कही है वह यह कही है कि जब इन पर एफआईआर लिखने के चार्जेस होते हैं और जो नोटिस आता है कि एएसपी अनुज चौधरी जो पूर्व में सीओ थे और अनुज कुमार तोमर जो उस समय संभल सदर कोतवाल थे और अन्य 12 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो और उसका जो है रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन उसके बाद ही क्यों ट्रांसफर होता है? अधिवक्ताओं का यह कहना है कि जब यह होती है और जो कप्तान है कृष्ण कुमार बिश्नोई, जो कप्तान है कृष्ण कुमार बिश्नोई, वो सीधे साफ तौर पर मना करती हैं इसको मानने के लिए। और अधिवक्ताओं ने यह कहा है कि जो ये एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने न्यायालय की अवहेलना की है और हम इस बात को हाई कोर्ट में पेश करेंगे। अखंड, अब अनिल, सबसे बड़ी दिक्कत है कि देखिए, आप सबके अपने अपने वर्जन होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, इसीलिए किसी मामले में पक्ष होता है, किसी मामले में विपक्ष होता है। लेकिन सवाल वही है कि इतनी बार उनका इतने वर्षों में तबादला हुआ है, तो क्या हर मामले में हर तबादले के पीछे सरकारी वजह है, या फिर इस मामले में पूरी तरीके से राजनीतिक मामला प्रेरित है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि सरकार ने ऐसा कराया, सरकार ने वैसा कराया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अगर उनके इतिहास को खंगाला जाए तो इतने वर्षों में उनके इतने तबादले हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा राजनीति तो नहीं की जा रही? क्योंकि और अन्य मामलों में ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने इससे पहले भी कोई ऐसा फैसला सुनाया था, या कोई ऐसा फैसला अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया है क्या कि जिसमें सरकार के खिलाफ थे, इस वजह से उनको वहां से भी तबादला कर दिया गया? जगन, बिल्कुल सही बात है, इस तरह का अभी तो कोई बात नहीं हुई है और ना ही इस तरह कोई मामला सामने आया है। क्योंकि जब एक सीजीएम का 12 बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अब जब ट्रांसफर होता है जब भी सवालात क्यों उठते हैं, क्यों अधिवक्ता इस तरह से नाराजगी जताते हैं? क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति है या किसी का हाथ है? ये तो अब आगे पता चलेगा। अखंड, बिल्कुल यही सवाल खड़े होते हैं और चर्चा भी होती है कि आखिरकार देखिए, तबादले एक व्यक्ति का एक कोई आदेश के बाद कोई लंबे समय अरसे से वहीं पे टिका हुआ था, उसने ऐसा फैसला सुनाया जो कहीं ना कहीं सरकार की असहज स्थिति में पैदा करता, इस वजह से तबादला। सरकार पर तो कई बार में आरोप लगते हैं कि सरकार ने ऐसा कराया, लेकिन ये जो तबादले होते हैं जजेस के, उसमें भूमिका सरकार की कितनी है ये सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने तबादले हो चुके या झेल चुके जो जज साहब हैं, उनके लिए शायद ही कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आदेश दिया, अब इस पूरे मामले पर क्या चीजें निकल करके सामने आती है वो देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इतना जरूर है
कि इससे पहले हुए तबादलों पर शायद इस तरीके की राजनीति कभी देखने को नहीं मिली थी। फिलहाल इस मामले के बाद कहीं ना कहीं संभल में राजनीति तेज है और लोगों का कहना है कि न्याय देने वाले के साथ ही अन्याय हो रहा है और संभल में अन्याय हो रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। अपडेट हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। अनिल, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की तो कहीं ना कहीं पुलिस के दो पहलू इसमें नजर आते हुए नजर आए। एक बात की जाए कि गुड वर्क भी है, कहीं ना कहीं बैड वर्क भी है। गुड वर्क की बात की जाए, लगातार इधर के देखा गया कि बस्ती में बीते कुछ दिनों से लगातार पुलिस के द्वारा खुलासा किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस तरीके से एक तांत्रिक की हत्या के मामले में एक मामला आया था, इसमें उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस जो कलवारी और नगर और एसओजी की संयुक्त टीम ने जो है मिलकर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये भी उसमें से ये जानकारी लगी कि जो व्यक्ति है वो अपने घर में असला बनाता था और अवैध असला बनाता था, कुछ वहां से कारतूस अवैध असला बरामद किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती में लगातार अपराधियों के विरुद्ध ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि मुंडेरवा क्षेत्र में भी देखा जाए किस तरीके से हिस्ट्री सीटर को अवैध असला के साथ बरामद किया गया। पुरानी बस्ती में भी बात की जाए तो वहां भी डीजल चोरी की जो गैंग थी वो सक्रिय थे, जो है पुलिस द्वारा डीजल चोरी करने वाले गैंग को भी गिरफ्तार किया। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्टिव भी है, लेकिन गौर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने है जहाँ पे कुछ दिन पहले अगर बात की जाए रिसेंटली जो है वहां पे लगभग बताया जाता है कि 80 से 85 लाख के आसपास की चोरी हुई है। एक सोने के जो व्यापारी है उससे यहाँ से दुकान से चोरी की गई है। ये भी जानकारी लगी कि जो थाना है वहां से कुछ ही दूरी पे वो चोरी हुई है। और ये जिस तरीके से जो चोरी हुई है, कहने के अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी किसी तरह से कोई बयान अभी उसमें नहीं दिया गया, ना आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया। लेकिन सवाल ये उठता है क्या पुलिस लगातार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, उनको जेल भेजा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बड़ी चोरी 85 लाख की हुई है, अभी तक पुलिस के द्वारा इसमें कोई बयान क्यों नहीं आया? लगातार इसमें बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से किसी तरह से कोई वर्जन अखंड सामने नजर आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है जितेंद्र? बिल्कुल अखंड, वजह का अभी ये कुछ कह नहीं सकते क्या वजह है, लेकिन एक पढ़ के साफ है क्योंकि खुद जो है पुलिस अधीक्षक जो एडिशनल एसपी है उनसे बात करने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां पे स्वयं जाके मैंने भी कहा तो उसमें बाइट दे दिया, लेकिन अभी तक कोई बाइट नहीं आई। 2 बार फोन भी किया गया, फोन करने के बाद फोन रिसीव नहीं हुआ और बाइट अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं। तो क्या कहते थे, क्या पुलिस उस वक्त वर्क कर रही है या उनको पकड़ने के बाद खुलासा डायरेक्ट पुलिस करेगी? तो कहीं भी किसी भी रूप से अभी तक कोई वर्जन सामने आया है कि पुलिस द्वारा अभी तक उसमें क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई या कोई बाइट उसमें क्यों नहीं गई? आखिर वो चोर कहाँ पे थे, क्या जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक पुलिस के द्वारा ऐसा कोई वर्जन सामने नहीं आता हुआ नजर आया। खंड सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़ी चोरी होती है, इस चोरी की घटना पर अगर अभी तक किसी भी एक अधिकारी का छोटा सा भी रिएक्शन नहीं आता है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार लगातार अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए, और जैसा कि जितिन बता भी रहे हैं कि अवैध कारतूस, अवैध पिस्टल या अवैध असलहा रखने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी करती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी जब चोरी की घटना या वारदात को अंजाम देते हैं अपराधी और पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस इस पर अभी अपनी एक राय, अपनी बात तक नहीं रख पाई है, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? या फिर पुलिस अपना काम कर रही है, बिल्कुल अपना काम करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी बात को भी रखना चाहिए कि इतनी बड़ी चोरी की घटना, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के पेच कसते रहते हैं, लगातार अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, 85 लाख की अगर बात है और इतनी बड़ी चोरी की घटना हो जाती है और अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन अधिकारियों को नहीं आता है, समझ से परे है जितेंद्र कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो जाती है उस पर कोई रिएक्शन नहीं। क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि छोटी से छोटी घटना का खुलासा करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी सामने चले आते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो उस पर एक बात भी बोलने के लिए कोई अगर सामने नहीं आया तो सवाल तो खड़े होंगे ही ना कि आखिरकार जो कानून व्यवस्था के जो दावे हैं उन दावों में बस्ती में हो क्या रहा है, कि उन दावों से तो हकीकत कुछ जुदा सी नजर आ रही है। बिल्कुल खंड, जैसे अभी मैंने ये भी बताया कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस के गुड वर्क भी बस्ती में नजर आए हैं, लेकिन इस मामले में आखिर क्या है कि पुलिस के द्वारा अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया? इसमें सवाल ये है कि सबसे बड़ा कि सवाल बयान क्यों नहीं दिए गए अभी तक? बाकी सारे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं बाइट आ जाती है, बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक इतना डिले क्यों किया जा रहा है? सवाल ये अभी भी बना हुआ है। खंड बिल्कुल ये सवाल बना ही रहेगा तब तक जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता, अधिकारी सामने आकर इस पूरे मामले पर बयान नहीं देते थे और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा नहीं देते। फिलहाल इस पूरी खबर पर अपडेट जरूर लेते रहिएगा और हो सके तो अधिकारी से पूछिएगा कि आखिर आपके मौन रहने के पीछे वजह क्या है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया है, तो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि स्थितियां अलग है। छोटे छोटे मामले में भी आकर के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातें रखते हैं, लेकिन इस मामले में जो इतनी बड़ी चोरी की घटना है उस पर अभी कोई बात नहीं रखी है। एक खबर आपको और बता देते हैं कि बीएसपी अब पूरी तरीके से मैदान में उतरने के लिए तैयार है और फरवरी एंड या मार्च की शुरुआत से कहीं ना कहीं आकाश आनंद, जो इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी भूमिका में है बीएसपी चीफ के बाद, वो अब जाकर के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और सभी 75 जिलों में वो कार्यक्रम करेंगे। और साथ ही साथ उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी ये दी गई है कि जो बीएसपी से निकले हुए नेता हैं या जो कार्यकर्ता है, जो इस वक्त भीम आर्मी के संपर्क में है या जो उनके साथ चले गए हैं, उनको वापस लाने की बात कही गई है। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए अब कहीं ना कहीं मैदान में उतरने वाले हैं और 75 जिलों का दौरा करेंगे, रोड शो करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ जनता से भी मेल मिलाप करके बीएसपी की रणनीति साझा करेंगे, क्योंकि बीएसपी 2027 के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ना चाहती है और ये बताना चाहती है कि उसमें भी अभी भी दम है। भले ही लोग उसके लिए बातें कम करें या उसे कम आंकने का प्रयास करें, लेकिन बीएसपी ये जताना चाहती है कि वही मुख्य विपक्षी पार्टी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी से लोहा ले सकेगी और जीत तय कर सकेगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि 2027 के लिए जो तमाम राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं और ताकत के साथ झोंक रहे हैं अपने आप को, अब बीएसपी इस कैंपेन में कितना ज्यादा आगे निकल पाती है और उसकी जो तैयारी है वो कितना ज्यादा विपक्षियों के लिए, अन्य राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनकर के सामने आती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।